तो आपका जो चैप्टर है आज का वो है मानव जनन। कौन सा चैप्टर है आपका? मानव जनन। तो मानव सजीव प्रजक है। कैसा है? सजीव प्रजक। इस पर प्रश्न बनता है कई बार। और मानव अपने बच्चों को पैदा करता है तो वो करता है लैंगिक जनन से। किससे? लैंगिक जनन से। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें दो जनक भाग लेते हैं। जिसमें दो जनक भाग लेते हैं वो होता है आपका लैंगिक जनन। अलैंगिक कौन होता है? जिसमें एक जनक भाग लेता है वो होता है आपका अलैंगिक जनन। तो ये आपको समझना है। बहुत आपके पापा, हमारे पापा और ये मम्मी माने माता, पापा और माता, ठीक है। ये आपके कौन है? जनक है। ये कौन है? जनक, जिनसे अपना जन्म हुआ। सीधी सीधी बात। तो नर युग्मक, पापा से आता है आपका नर युग्मक और मम्मी से आता है आपका मादा युग्मक, ठीक है। तो जो नर युग्मक और जो मादा युग्मक होते हैं आपके, ये आपके कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित। ध्यान रखें, परीक्षा में एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न आया है आपका, ठीक है, कि नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। एक बार नहीं कई बार परीक्षा में प्रश्न आया। तो नर युग्मक और मादा युग्मक ये आपस में मिलते हैं। मिलते हैं माने संज्ञे आते हैं। संज्ञे आते हैं माने विज्ञान की भाषा में बोलते हैं संलयन। संलयन माने होता है आपस में मिलना। तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं माने संलयन करते हैं। तो इससे आपका क्या बनता है? इससे आपका बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। या अपन हिंदी में बात करें, ये क्या है? नर युग्मक, ये है मादा युग्मक। माने युग्मक युग्मक मिलेंगे तो उसको हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं? युग्मनज। तो माने जाइगोट को अपन बोलते हैं युग्मनज। तो नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। तो यहाँ अपन सीखना है अपन को कि निषेचन क्या है। परीक्षा 2 नंबर में ये आता है आपका कि निषेचन क्या है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जब ये जाइगोट बन गया आपका, माना युग्मनज बन गया, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि युग्मनज द्विगुणित है या अगुणित है, कैसा है, या हेक्साप्लॉइड है, हेप्टाप्लॉइड है, कैसा है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका अगुणित था। अगुणित अगुणित मिले तो कैसे हो गए? आपके द्विगुणित हो गए। तो ये कई बार परीक्षा में आपका प्रश्न आया है। ये आपका कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि जाइगोट माने युग्मनज कैसा होता है। ये आपका द्विगुणित होता है। आपका कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है। जाइगोट बन गया आपका। और जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट से जब जाइगोट में विभाजन होता है तो जाइगोट से बनता है आपका भ्रूण। भ्रूण क्या बनता है? और भ्रूण। और भ्रूण से आपको पता है फिर शिशु का विकास होता है। भ्रूण से फिर क्या होता है? शिशु का विकास होता है। भ्रूण कहाँ होता है? माँ के गर्भ में होता है। माँ के गर्भ में होता है। माने आपका जो भ्रूण है ये कहाँ होता है आपका? ये माँ के गर्भाशय में। ध्यान दीजिए ना, भ्रूण कहाँ होता है? माँ के गर्भाशय में होता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भ्रूण को पोषण मिलता है। क्या मिलता है? पोषण किससे मिलता है? ये जो आपको रचना दिख रही है इसको अपन बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि माँ के गर्भाशय में स्थित भ्रूण को जो पोषण मिलता है किस रचना से मिलता है? तो वो मिलता है आपका प्लासेंटा से। अब प्लासेंटा से मिलता है, कभी कभी हिंदी शब्द दे देते हैं तो प्लासेंटा को हिंदी में कहते हैं अपरा, ठीक है। तो माँ के गर्भ में स्थित भ्रूण को पोषण प्लासेंटा से मिलता है जिसको अपन अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं।
ये आपका भ्रूण है, ये भ्रूण है। भ्रूण की जगह वो क्या कर देते हैं, कभी कभी वो फीटस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, फीटस। तो घुमाते हैं वो आपको कई बार, आपको घूमना नहीं है और विज्ञान में, बायोलॉजी में 100 में से 100 अंक प्राप्त करना। प्रश्न ऐसे आएगा कि माँ के गर्भाशय में स्थित फीटस को पोषण किससे मिलता है, प्लासेंटा से मिलता है, अपरा से मिलता है। ठीक है, प्लासेंटा या अपरा से मिलता है। गांव की भाषा में किसी से पूछना, इसको कहते हैं नाड़ा। जब ये नाभि से जुड़ा रहता है, रस्सी ऐसी होती है, ये नाभि से जुड़ी रहती है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जो हॉस्पिटल में नर्सें होती हैं तो उसको नई पत्ती से इसको काट देती हैं, नई पत्ती से इसको काट देती हैं। तो जो भ्रूण है, भ्रूण से भ्रूण का जब भ्रूण जो है आपका, ऐसा मान करके चलते हैं अपन कि यहाँ से जो क्रिया होती है आपकी, ध्यान देते जाना, जाइगोट बन गया आपका, यहाँ से यहाँ तक एक शिशु रूप में बच्चे को जब जन्म हो जाता है, ठीक है, तो कितने दिन अपने लगते हैं, तो आपके 270 से 280 दिन का ये आपका टोटल समय होता है। माने बच्चा गर्भ में कितने दिन रहता है, कितनी माह बाद उसका जन्म होता है, तो और या कितने दिन में होता है, तो 270 से 280 दिन में आपका समय लगता है। ये परीक्षा में आपका एक कई बार यहाँ पर पूछा गया। यहाँ परीक्षा में और क्या पूछते हैं, देखो आपसे यहाँ से और क्या प्रश्न बनता है आपका, देखिए आप ये पूछेंगे कि संलयन क्रिया कहाँ पर होती है, माने निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है। तो निषेचन या संलयन आपका होता है अंडवाहिनी में। निषेचन या संलयन कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी में होता है। कभी कभी देखो ये भी लिखा रहता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब भी लिखा रहता है। तो निषेचन, रिक्त स्थान भी आया, निषेचन ... होता है अंडवाहिनी में, निषेचन ... होता है फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन में या तो अंडवाहिनी रहेगा या फैलोपियन ट्यूब रहेगा, एक ही ऑप्शन आएगा, ध्यान रखें। तो संलयन क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, अंडवाहिनी में। संलयन क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब में। ये देखो आपका कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो युग्मक होते हैं आपके, अगुणित होते हैं, गुणसूत्रों के हिसाब से इन्हें बोला जाता है अगुणित, द्विगुणित। ठीक है, आप सभी को पता है जो सेल होती है आपकी, हमारी सभी, तो सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं। सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑटोसोम 22 ऑटोसोम गुणसूत्र नर युग्मक में पाए जाते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि नर युग्मक में कितने ऑटोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 22 ऑटोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आपका परीक्षा में कई बार पूछा गया। नर प्रजनन अंग, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नर प्रजनन अंग के बारे में। किसके बारे में, तो आप समझ ही गए, वृषण के बारे में, वृषण के बारे में। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। वृषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वृषण को अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्यों बताया हमने, इसलिए बताया कि परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि वृषण से कौन से हार्मोन का स्रावण होता है। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे आएगा, या तो 2 नंबर में आएगा या ऑप्शन में आएगा। तो टेस्टोस्टेरोन, देखते जाना। अब ये आएगा ऑप्शन में कि वृषण से कौन से हार्मोन का स्रावण होता है। एक ऑप्शन में रहेगा टेस्टोस्टेरोन। अगर देखो आपको वृषण की अंग्रेजी पता है टेस्टिस, तो इसका ऑप्शन आप बड़े ही सरलता से इसका आंसर आप लगा सकते थे कि टेस्टिस है, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। इस सिंपल से देखो आपसे बन गया। तो अब यहाँ पर देखते जाना, जो 7 शब्द है आपका, इससे आपके कई आंसर बनेंगे। कैसे आंसर बनेंगे, वृषण से क्या क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में से शुक्राणु बनते हैं।
प्रश्न देखो ये आपका 2 नंबर में भी आएगा, ध्यान रखें, 4 नंबर में भी आपका आ सकता है। ऐसा प्रश्न आएगा कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। और आप सभी को पता है कि यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मेटिड का कायांतरण। फिर स्पर्मेटिड का जो निर्माण है उसमें 3 चरण होते हैं, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। ठीक है, तो ये आपको हम बताएंगे बाद में। तो वृषण में शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा वृषण में सेमनीफेरस नलिकाएं होती है। वृषण में सेमनीफेरस पूछा गया है, वृषण में सेमनीफेरस नलिकाएं होती है। नलिकाओं को बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कई बार पूछा गया, ध्यान देना। फिर वृषण में सरटोली कोशिकाएं भी होती हैं। देखते जाना, एक साथ सारी शब्द बन रहे हैं। वृषण में सरटोली कोशिकाएं होती है। प्रश्न आएगा, वृषण के कार्य आएगा तो बता देना कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। ये 2 कार्य हैं, 2 नंबर के पूछे जाते हैं आपसे। प्रश्न ऑप्शन में या 2 नंबर में पूछा सकता है कि सेमनीफेरस नलिकाएं कहाँ होती हैं, वृषण में। सरटोली कोशिकाएं कहाँ होती हैं, वृषण में। ठीक है, प्रश्न ऐसे आएगा कि वृषण में होती हैं, ऑप्शन आएगा, या तो यह रहेगा सरटोली कोशिकाएं या सेमनीफेरस नलिकाएं। तो वृषण में सेमनीफेरस नलिकाएं भी होती हैं, वृषण में सरटोली कोशिकाएं होती हैं। और ये सरटोली जो कोशिकाएं क्या काम करती हैं, ये पोषण का काम करती है। क्या काम करती हैं, ये पोषण का। तो स्पर्म को पोषण देने का काम करती हैं आपकी ये सरटोली कोशिकाएं। अब जो शुक्राणु है, पूछा सकता परीक्षा में, जो स्पर्म है, ठीक है, तो उसमें होता क्या क्या, स्पर्म में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सेमिनल द्रव है, जो सेमिनल द्रव है उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें फ्रक्टोज होता है। ये भी कई परीक्षा में कई बार पूछा गया। अब ये आपके शुक्राणु हैं, शुक्राणु के सिर भाग में क्या होता है ये पूछते हैं। तो देखो, शुक्राणु के सिर भाग है, इससे एक तो आपको पता करना है कि जानना है, इससे स्पर्म लाइसिन एंजाइम का श्रावण होता है, ये भी सीखना। शुक्राणु के सिर भाग से स्पर्म लाइसिन एंजाइम का श्रावण होता है, ये परीक्षा में पूछा गया। शुक्राणु के सिर भाग से कौन सा एंजाइम निकलता है, शुक्राणु से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो उत्तर बता दियो, स्पर्म लाइसिन एंजाइम निकलता है। अगर ये नहीं निकले तो जो अंडाणु है तो उसमें उसका निषेचन नहीं कर पाएगा स्पर्म आपका, अगर ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम ना निकले, तो ध्यान रखना। बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा, आशय माने होता है घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुक्राशय में ये शुक्राणु आपके आते जाएंगे, शुक्राशय। तो शुक्राणुओं का संग्रहण कहाँ होता है, शुक्राशय में होता है, एक आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब शुक्राणु बन रहे हैं वृषण में, तो शुक्राशय में कौन लाएगा, सीधी बात है, नलिका लाएंगी। उन नलिकाओं का नाम कैसे होगा, इसी नाम तक होगा, तो हो जाएगा शुक्रवाहिनी नलिका, शुक्र वाहिनी नलिका। तो आपको थोड़ा सा ही समझना है, घुमा फिरा करके वो क्या करते हैं, वही प्रश्न का आंसर घुमा फिरा करके आपको 10-10 प्रश्न बनाते रहते हैं। तो शुक्राणु को शुक्रवाहिनी नलिकाएं ले जाती हैं कहां पर, शुक्राशय में। तो कितना सरल था। अब वृषण में लीडिंग कोशिकाएं होती हैं और अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इस पर प्रश्न भी कई बार आया। वृषण में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, वृषण में लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। देखते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, याद करवा रहे हैं। तो लीडिंग कोशिकाएं और अंतराली कोशिकाएं समझना। तो लीडिंग कोशिकाओं से क्या निकलेगा, लिंग हार्मोन, भूल हो गया सरल। लीडिंग कोशिकाएं लिंग हार्मोन का स्रावण करती है। एक आता है अंतराली कोशिकाएं, एक क्या आता है,
अंतराली अंतराली कोशिकाएं क्या करेंगी? अंतराली कोशिकाएं भी लिंग हार्मोन का स्रावण करेंगी। देखो यहाँ देखो प्रश्न आएगा कि वृषण में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं से किसका स्रावण होता है? लीस्ट याद करो, लिंग हार्मोन। प्रश्न ऐसे आएगा कि वृषण में पाई जाने वाली अंतराली कोशिकाएं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। तो वृषण में पाई जाने वाली अंतराली कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ली से दोबारा से अपन याद रख सकते हैं लिंग हार्मोन। क्या याद रख सकते हैं अपन? लिंग हार्मोन याद रख सकते हैं। इतना हो गया, थोड़ा साफ साफ कर देते हैं जिस में जो बन रहे हैं। जब शुक्राणु जनन आप पढ़ेंगे तो इनका परिपक्वन भी पढ़ेंगे आप, ठीक है, वो भी बोला था हमने, अब गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। तो शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है, क्या होता है? जो परिपक्वन होता है वो कहां पर होता है? वो होता है पर एपिडीडाइमस में। पूछा गया है एपिडीडाइमस। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है? परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एपिडीडाइमस में होता है शुक्राणुओं का परिपक्वन। अब शुक्राणु जो है आपको पता है ये गति करते हैं, माने शुक्राणु कैसे होते हैं? चल होते हैं, अंडाणु अचल होते हैं। शुक्राणु गति करते हैं माने चलते हैं, किसके द्वारा चलते हैं? फ्लैजिला के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लैजिला के द्वारा। और आप सभी को पता है शुक्राणु जो है 3 भागों में बटे होते हैं। ऊपर का भाग सिर होता है, मध्य का भाग मध्य होता है, सिर, मध्य और पूंछ, ठीक है। प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है कि शुक्राणु गति करते हैं माने चलते हैं, किसके द्वारा? फ्लैजिला के द्वारा शुक्राणु गति करते हैं, चलते हैं। ये हो गया आपका। अब यहां पर आप थोड़ा सा देखिए, जब बच्चे बड़े होते हैं माने किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उनके टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण आने लगते हैं, माने मूंछें आना, आवाज में परिवर्तन, ठीक है। माने यौवनारंभ। टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है? बच्चा युवक हो जाता है। क्या हो जाता है? युवक। कब? जब टेस्टोस्टेरोन निकलना शुरू हो जाता है यौवनारंभ। इसको अपन कैसे कह सकते हैं? परीक्षा में लिख के आता है यौवनारंभ। यौवनारंभ कब होता है? जब बालक में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है तो यौवनारंभ हो जाता है बच्चे का, माना बच्चा युवक बनना शुरू हो जाता है। ये आपका देखो यहाँ पर एक नहीं कई बार परीक्षा में प्रश्न आपका ये बना हुआ है, ठीक है। तो अंड जनन के बारे में समझते हैं, ठीक है। अंड माने अंडे का निर्माण, माने अंडाणु का निर्माण, समझते जाना, अंडाणु का निर्माण। तो सीधी सी बात है, देखो ये क्या लिखा है? अंडाशय। तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण क्या कहलाता है? कहलाता है आपका अंड जनन, ठीक है। अब आपके क्या है? ये अंडाणु बन गए, अंडाणु बन गए माने ओवम जो है आपके, ओवम जो है आपके बन गए, ठीक है। ओवम आपके बन चुके। अब आपको क्या समझना है? ओवम आपका बन गया तो इसमें फिर विभाजन होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये क्या है? बाद में निषेचन प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया होने के बाद ये क्या है? घूमता घूमता पहुंचता है कहाँ? माँ के गर्भाशय में। कहाँ पहुंचता है? माँ के गर्भाशय में पहुंचता है, ठीक है। पहुंच गया माँ के गर्भाशय में। और गर्भाशय की जो आंतरिक परत है, आंतरिक माने अंदर की, माने एंड की जो परत है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। पूछा था परीक्षा में कि गर्भाशय की आंतरिक परत का नाम क्या है? आंतरिक स्तर का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। अपन एंड से समझ सकते हैं, बाहरी एक्टोडर्म, फिर उसके बाद मीसोडर्म, फिर उसके अंदर की एंडोडर्म माने एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय की आंतरिक परत जो है, स्तर जो है, ठीक है, वो है आपकी एंडोमेट्रियम। और ये आपका जो है पूरा अंडाणु है। निषेचन के बाद जाइगोट, विदलन होता है, उसमें विभाजन होता है, विदलन, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, इन अवस्थाओं से होते हुए एक गर्भाशय में पहुंचता है और अंदर ही चिपक जाता है,
सब पोषण आदि जो प्रक्रिया होती है वो चलती है। तो यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि अंडाणु बन रहा है, जब स्पर्म का श्रावण हुआ था तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जरूरी था, टेस्टोस्टेरोन। तो महिलाओं में ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके कारण से महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं? ठीक है, तो जो महिलाएं होती हैं आप सभी को पता है उन्हें स्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि स्त्री, ठीक है, स्त्रियों में कौन कौन से, महिलाओं में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो अब हमने लिख दिया एस्ट्रोजन, समझे ना बात, एस्ट्रोजन। एस्ट्रो ऐसा लग रहा है कि स्त्री शब्द इसमें आ रहा है, तो एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है? स्त्री वाला हार्मोन है, मैंने महिलाओं का हार्मोन, मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन। इसी तरीके से प्रोजेस्टेरोन, ठीक, प्रोजेस्टेरोन ये भी महिलाओं का हार्मोन है। अब बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा और समझ लो कि सर आपने अच्छी ट्रिक बताई कि एस्ट्रोजन स्त्री का हार्मोन है। अब जो पुरुष होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन? आदमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदमी। क्या बोलते हैं? आदमी। क्या बोलते हैं? आदमी, ADMI, आदमी बोलते हैं, ठीक है। तो आदमी का जो हार्मोन है वो होता है एंड्रोजन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो परीक्षा में आएगा, ऑप्शन आएंगे, आप गड़बड़ी कर देंगे, ऑप्शन रहेंगे। आदमी का हार्मोन एंड्रोजन, आदमी, AD आ रहा है, एंड्रोजन, आदमी का हार्मोन एंड्रोजन। और स्त्रियों का हार्मोन एस्ट्रोजन, स्त्रियों का हार्मोन एस्ट्रोजन। ये आपको इस तरीके से याद रहेगा, आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे, ध्यान रखें। तो अंडाशय में क्या होती है? ग्राफियन फॉलिकल होती है, ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल माने होती है पुट्टिकाएं, फॉलिकल माने क्या होती है? पुट्टिकाएं, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु बनता है। क्या बनता है? अंडाणु बनता है। किस हार्मोन के प्रभाव से? ये परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा गया। तो ध्यान रखना आपको LH व FSH, ध्यान रखना। प्रश्न आएगा कि अंडाशय में अंडाणु का उत्पादन किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? LH व FSH हार्मोन के प्रभाव से होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु जो बनते हैं 14वें दिन बनते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा गया। ग्राफियन फॉलिकल से या ग्राफियन पुट्टिकाओं से अंडाणु का निर्माण जो है कब होता है? 14वें दिन अंडाणु का उत्पादन होता है, ठीक है। यहां एक प्रश्न और बनेगा कि एक रचना होती है इनफंडीबुलम, तो जो इनफंडीबुलम रचना है वो किसका हिस्सा है? वो अंडवाहिनी का हिस्सा है। एक परीक्षा में कई बार आया कि इनफंडीबुलम रचना किसका हिस्सा है? इनफंडीबुलम रचना जो है अंडवाहिनी का हिस्सा है। इनफंडीबुलम माने कीपक, हिंदी लिखी रहती कई बार, कीपक। तो इनफंडीबुलम अंडवाहिनी का हिस्सा है, इनफंडीबुलम रचना कीपक का हिस्सा। अब क्या अभी हम चित्र से समझाएंगे तो काफी टाइम लगता है। हम चाह रहे हैं कि कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में आपको हम पूरा चैप्टर समझा सकें, जिससे कि आपका क्या है, फर्स्ट डिवीजन का काम है जो पूरा हो जाए, ठीक है। तो एक हो गया आपका। अब देखो, ये पुट्टिकाएं लिखी, ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है कि डिंब पुट्टिकाएं कहाँ होती हैं? डिंब पुट्टिकाएं कहाँ होती हैं? डिंब पुट्टिकाएं कहाँ होती हैं? अंडाशय में होती हैं। कहाँ होती हैं? अंडाशय में। डिंब पुट्टिकाएं कहाँ होती हैं? आपकी अंडाशय में होती हैं। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। इनफंडीबुलम रचना किसकी है? अंडाशय में पाए, अंडाशय में जो अंडाणु बनता है उसको ले जाती है, क्या ले जाती है? अंडवाहिनी। तो इनफंडीबुलम जो रचना है किसका हिस्सा है? अंडवाहिनी। ऑप्शन में अंडवाहिनी आपका रहेगा, ठीक है।
डिम्ब पुटिका कहाँ होती है? डिम्ब पुटिका आपकी अंडाशय में होती है। यहाँ ध्यान रखना। अब क्या होता है, अगर एक अंडाणु बना, एक अंडाणु बना आपका, एक अंडाणु आपका बना, एक अंडाणु बनने में क्या क्या होता है? एक अंडाणु बनने में, एक अंडाणु बनता है प्लस प्लस तीन पोलर बॉडी और बनती है। पोलर, तीन पोलर बॉडी और बनती है। ध्यान रखें, एक अंडाणु बनने में, एक अंडाणु बनने में क्या क्या होता है? एक अंडाणु बनता है और तीन पोलर बॉडी बनती है। ये भी परीक्षा में आपका कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न ये आया है आपका। और प्रश्न और आया है आपका कि कार्पस ल्यूटियम रचना जो है कहाँ होती है? कार्पस ल्यूटियम रचना कहाँ होती है? ठीक है, तो देखो बात क्या है। अंडाशय में क्या होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल है, ये अंडा बना देती है। ठीक है, तो ग्राफिन फॉलिकल जो है, ये रचना जो यहाँ से समाप्त हो जाती है, उसकी जगह फिर क्या बन जाती है? कार्पस ल्यूटियम बन जाती है। कार्पस ल्यूटियम बन जाती है और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करने लगती है। प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करने लगती है। इसका काम क्या है प्रोजेस्टेरोन का? जब बच्चा जन्म लेगा तो दुग्ध निर्माण में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये कार्य करता है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या श्रावण करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? ये मादा की स्तन ग्रंथियों पर ये कार्य करता है। ठीक है, उनके विकास में ये सहायता करता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक, कार्पस ल्यूटियम कब बनेगा? जब अंडाणु बन जाएगा, अंडाणु का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, और जब माँ जो है, माँ के पेट में बच्चा आ जाएगा, तभी कार्पस ल्यूटियम बनता है, नहीं तो कार्पस ल्यूटियम आपका नहीं बनता है। तो ये आपने यहाँ पर सीखा। और यहाँ क्या पूछा जाता है, यहाँ अब आपको हम समझाना चाहते हैं, जाइगोट में विभाजन होता है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है आपको, तो वो भी हम आपको बताना चाहते हैं, वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर जाइगोट में फिर विदलन होता, क्या होता है? विदलन होता है। विदलन से मोरूला बनता है, मोरूला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से गैस्टुला बनता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया कि जाइगोट के विदलन से क्या होता है। जाइगोट के बन गया तो जाइगोट के बाद क्या होता है, दिख रहा है? जाइगोट के बाद क्या होता है? तो जाइगोट के बाद अवस्था होती है आपकी विदलन। इसको हम कोरक कंदुक प्रावस्था भी कहते हैं, कोरक कंदुक प्रावस्था भी कहते हैं, कोरक कंदुक प्रावस्था, कोरक कंदुक प्रावस्था भी कहते हैं। फिर विदलन के बाद मोरूला, याद कर लो, विदलन, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, फिर मोरूला अवस्था होती है, फिर ब्लास्टुला अवस्था होती है। तो ब्लास्टुला अवस्था में, ब्लास्टुला अवस्था में क्या होता है, ये जो आपका भ्रूण है, भ्रूण है, माँ के गर्भाशय से चिपक जाता है। भ्रूण गर्भाशय से चिपक जाता है, चिपक जाता है। ध्यान देना, परीक्षा में आया है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें भ्रूण जो है माँ के गर्भाशय से चिपक जाता है। ठीक है, तो वो है आपकी ब्लास्टुला अवस्था। कौन सी अवस्था है? ब्लास्टुला अवस्था। फिर है आपकी गैस्टुला अवस्था। कौन सी आपकी? गैस्टुला अवस्था। और आपको फिर यहाँ पर ध्यान रखना है, परीक्षा में ऐसा प्रश्न और बना है, देखो कि जाइगोट से मोरूला बनता है। जाइगोट से, यहाँ जाइगोट लिखा है, जाइगोट से मोरूला बनता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको विदलन बोलते हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। जाइगोट से मोरूला बनने का प्रक्रिया क्या कहलाती है? विदलन प्रावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? विदलन प्रावस्था कहलाती है। जब
बच्चा जो है 9 माह का हो जाता है, या कहें 280 दिन या 270 दिन का हो जाता है, तो बच्चा बाहर निकलता है, माँ के गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं अपन प्रसव। प्रसव, तो प्रसव के समय एक हार्मोन का स्रावण होता है, जिससे माँ को दर्द नहीं हो, माने माँ को रिलैक्स महसूस हो। क्या? तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है रिलैक्सन। क्या रखा गया है? रिलैक्सन। देखिए कितना अच्छा नाम है, रिलैक्सन। प्रश्न आएगा कि प्रसव के समय माँ में कौन सा हार्मोन का स्रावण होता है? तो प्रसव के समय रिलैक्सन हार्मोन का स्रावण होता है। जब बच्चे का प्रसव हो जाता है तो माँ के स्तनों से जो दूध निकलता है, माने कितने दिनों की बात करें? ऐसे 4 से 5 दिन में एक दूध निकलता है। वो कैसा होता है? हल्का पीला, गाढ़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं? याद रखें, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसको कहते हैं कोलेस्ट्रम, या इसको कह सकते हैं खीस। गांव की भाषा में कहते हैं प्यूसी, या बोलते हैं तेलू। क्या बोलते हैं? तेलू। तो देखो परीक्षा में प्रश्न कई बार आया है कि कोलेस्ट्रम क्या है, खीस क्या है। तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, सोच सोच के लिखेंगे, तो रटना नहीं है बिल्कुल। माँ के गर्भ से शिशु के जन्म के बाद 4 से 5 दिनों तक निकलने वाला हल्का पीले रंग का द्रव कोलेस्ट्रम कहलाता है। माँ के गर्भ से शिशु जन्म के पश्चात निकलने वाला हल्का पीला द्रव या दूध कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। ये बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। कि एक शुक्राणु बन रहा है, ठीक। एक शुक्राणु के निर्माण में क्या क्या होता है? तो पहली बात तो शुक्राणु जब बनेंगे तो सीधे सीधे 4 बनेंगे, 1 से 4 बनेंगे। जो एक है क्या? एक को कहते हैं प्रथम, तो माने प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। समझना, स्पर्म को बनाने वाली कोशिका स्पर्मेटोसाइट। तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। अगर यह परीक्षा में प्रश्न आया है 10 आ जाए तो 10 चौकों 40, 24 आ जाए तो 24 चौकों 96, ठीक है। ऐसे आपको इसका गुणा भाग करना, ध्यान दें। माना समझना है आपको कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, आपको समझना है। और जीवन भर मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है, लेकिन महिलाओं में जो है ऐसा नहीं होता। महिलाओं में 50 वर्ष के बाद मोनोपोज माने कहते हैं रजोनिवृत्ति। क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति अवस्था आ जाती है 50 वर्ष के बाद, ठीक है। 50 वर्ष के बाद महिलाओं में मोनोपोज अवस्था आ जाती है, मानो रजोनिवृत्ति अवस्था महिलाओं में आ जाती है। और क्या ध्यान रखना है? अपरास्तनी के अंडे अपीत के होते हैं। अपरास्तनी के जो अंडे होते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कि अपरास्तनी के अंडे कैसे होते हैं? अपीत की, ठीक है। मानव कैसा होता है? सजीव प्रजक। ये भी आपको ध्यान रखना। और सरकार चाहती है कि जनसंख्या ज्यादा ना बढ़े, तो जो गोलियां होती हैं, ठीक है, वो गोलियां होती हैं जो, उनका काम क्या है? गोलियों को खाने से, जो माला डी है, मालायन है, सहेली है, इनको खाने से क्या होता है? इनको खाने से क्या है? अंडोत्सर्ग रुक जाता है। अंडोत्सर्ग रोकना,
ठीक, अंडोत्सर्ग रुक जाता है, मैंने अंडा नहीं बनता है। और परीक्षा में 2 नंबर में कई बार पूछा गया है कि अंडोत्सर्ग क्या है। तो अंडाशय से अंडे का बाहर निकलना, अंडाशय से अंडाणु का उत्पादन, या अंडाशय से अंडाणु का मोचित होना, या अंडाशय से अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? अंडजन कहलाता है। लेकिन अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना कहलाता है अंडोत्सर्ग। ध्यान रखना। अंडजनन क्या होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण अंडजनन कहलाता है और बाहर निकलना कहलाता है अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग रोका जा सकता है। जो गोलियां होती हैं वो चाहे माला डी हो, मालायन हो, सहेली हो, ठीक है, आजकल तो कई सारे तरीके ऐसे हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आई हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। परीक्षा में कई तरीके से कई प्रश्न आते हैं कि अब देखो परीक्षा में प्रश्न आ गया कि शुक्राणु जनन आ गया, अंतर पूछ लें, अंडजन, तो अपन ने जो पढ़ा है पूरा आंसर उसी से बनेगा। वृषण में शुक्राणु का निर्माण शुक्रजनन कहलाता है, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन कहलाता है। एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट देखो क्या बनता है। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। यहां क्या लिखोगे? स्पर्मेटोसाइट, इसे बोलते हैं oocyte। क्या बोलते हैं? oocyte, oocyte। तो एक oocyte से एक अंडाणु और 3 पोलर बॉडी बनते हैं। ये हो गया आपका। अधिक संख्या में बनते हैं ए, यहां लिखोगे आप कम संख्या में बनते हैं। अधिक संख्या में बनते हैं, कम संख्या में बनते हैं। चल होते हैं, अचल होते हैं। बताओ, ये 4 पॉइंट आपके ऐसे ही आपके बन गए। तो आप वो बातें समझ में आई हैं। इतना काम कर सकते हैं आप, वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ